नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथू, बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय। पिछली कक्षा में हम संतान विचार पढ़े थे। अब फिर आगे हम संतान पर ही विचार पढ़ेंगे। प्रकारांतर से संख्या और पुत्र कन्या का ज्ञान। पंचमस्तु सकलम जत्संख्ये पुनरागतम संतानम तत्समं वाच्यम अग्निवाज्यो सुतः खलु आप्ये कन्या गर्भपात पार्थिवे चेक्षुभम। यदि प्रस्तार की पांचवी शकल जिस घर में पुनरुक्त होकर आवे उस घर की संख्या तुल्य संतान कहनी चाहिए। यदि अग्नि या वायु तत्व की शकल हो तो निश्चय करके पुत्र, जल तत्व की हो तो कन्या और पृथ्वी तत्व की हो तो गर्भपात कहना चाहिए। यदि शुभ पृथ्वी तत्व की शकल बली हो तो कन्या कहनी चाहिए। इस तरह पृथ्वी तत्व के द्वारा विचार करें। यहाँ पर विशेषता दिया हुआ है, बलान्वितं तदा कन्या पृथिव्यामेवं विचारयेत् नेचेतद् पुनरुक्तं स्यादान्यो विधिरुच्यते। पंचमस्थस्य खण्डस्य चाब्दहे यद्गृहे स्थितः प्रस्तारे पंचमं स्थानं तस्माद् यत्संख्यकं भवेत् तस्यापत्यानि तावन्ति भवेयुर्नात्र संशयः। यदि प्रस्तार की पांचवी शकल पुनरुक्त नहीं हो तो संतान की संख्या लाने के लिए दूसरी विधि को कहते हैं। प्रस्तार की पांचवी शकल अब्दह पंक्ति क्रम में जत संख्यक गृह में पड़ी हो तो उतनी संतान की संख्या कहनी चाहिए। संतान कब और किस लग्न में होगी। दिवावली भवेद्याद्यं खंडम चेद दिवसे जनिः निशावली तदा रात्रौ स्वाध्यायां संध्ययोर्योद्वयः। नवमस्य खंडस्य राशौ लग्नं वदेत् किल। यदि प्रस्तार की पहली शकल दिन में बली हो तो दिन में, रात में बली हो तो रात में और संध्या में बली हो तो संध्या समय में जन्म होना कहना चाहिए। प्रस्तार की नववें घर की शकल जिस राशि की हो उस राशि की लग्न के संतान की उत्पत्ति कहनी चाहिए। संतान चिरंजीवी होगी या अल्पायु। आत्मजश्चिरंजीवी वा स्वल्पजीवी भविष्यति। पंचमास्तभवं खंडम शुभम चेज्जिरणजीविनः यदि चेत भवम खंडम प्रस्तारे शुभगेहगम अशुभम चेदल्पजीवी मध्य विनिर्दिशेत। कोई आकर प्रश्न करे कि संतान दीर्घायु होगी या अल्पायु। इस प्रश्न पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे, फिर प्रस्तार की पांचवी सातवीं शकल के गुणन से एक शकल बनावे। यदि यह शकल शुभ हो तो दीर्घायु, अशुभ हो तो अल्पायु और मध्यम हो तो मध्यमायु कहना चाहिए। संतान धनी होगी या दरिद्र। धनाढ्यो वा दरिद्रो वा सुतः स्यात् कीदृशो मम तदा तो सकलं कार्यं पंचमाष्टमयो गतः तेन पंचदशं हन्यात् खंडं सौम्यं तथा यदा भवेत् तदा पुत्रो धनाढ्यः स्यान्मध्ये में अल्पधनी भवेत्। अशुभे च दरिद्रः स्यात् संख्या तस्यापि पूर्ववत् एवं पंचम गे हेतु विशेषो में प्रकीर्तितः। यदि कोई आकर प्रश्न करे कि संतान धनी होगी या दरिद्र तो इस प्रश्न पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे, फिर पांचवी और आठवीं शकल के गुणन से जो शकल उत्पन्न हो उससे 15वीं शकल को गुना कर एक शकल बनावे। यदि यह शुभ शकल हो तो धनी, मध्यम हो तो थोड़े धन वाला और अशुभ हो तो दरिद्र कहना चाहिए। धन की संख्या का ज्ञान पूर्ववत करे। इस तरह पांचवें घर की विशेषता मैंने कही गई है। अब छठे घर से विचारणीय विषय गृहे खष्टे विशेषम
यत् कथयाम्यधुना किल रोगिणः प्रथमं गेहं खष्टं रोगमय निश्चितं चतुर्थमौषधस्यापि वैद्यस्य दशमं श्रुतं द्वितीयं दशमं स्थानमौषधस्यापि कुत्रचित् आरोग्यस्यैकादशं च द्वादशं दीर्घरोगकम्। अब छठे घर की विशेषता को कहते हैं कोई भी प्रश्न करे कि रोगी को आराम होगा या नहीं, तो ऐसे प्रश्न करने पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। प्रस्तार का पहला और छठा घर रोग का, चौथा औषध का, 10वां वैद्य का, 11वां और 12वां दीर्घ रोग का है। पूर्वोक्त फल जानने के प्रकार प्रथमादिगृहे सौम्यं सकलं च भवेद्यदि तस्य शुभं वाच्यं शुभे ख्वन्यथा वदेत् एवं सामान्यतः प्रोक्तं विशेषं च वदाम्यहम्। पूर्वोक्त प्रथमादि पहली, छठी, चौथी, 10वीं, 11वीं और 12वीं शकलों में जिस घर में शुभ शकल परी हो उस विषय को शुभ, जिस घर में अशुभ शकल परी हो उसको अशुभ और मध्यम से मध्यम कहना चाहिए। इस तरह संक्षेप से फल कहे हैं। अब विशेष कहते हैं। पूर्वोक्त फल से विशेषता रोगस्थं खारिजं सौम्यं किंवा मुनक्लीबकं शुभम रोगमुक्तिस्तदा शीघ्रं सुखेन कथिता बुधै अशुभे ते यदि स्यातां कष्टाश्चन्नैव विलम्बतः दाखिले साविते वापि रोगमुक्तिर्न जायते। अब पूर्व कथित फल को स्पष्ट रूप से कहते हैं। रोग के घर छठे में यदि शुभ खारिज हो या अशुभ मुनकुलीब शकल बली हो तो शीघ्र रोग मुक्त होगा। यदि अशुभ खारिज या मुनकलीब शकल हो तो कष्ट और विलंब से रोग मुक्त होगा। यदि दाखिल या साबित सफल हो तो रोग से मुक्त नहीं होगा। अब किस धातु के कोप से रोग है? तो आग्नेयाद्यनि खंडानि खष्ठस्थानगतानि च पित्तवात कफोद्भूतम अजीर्णम जनितम तथा अथवा पार्थिवे गेय रुधिरास्थित विकारजम तद्वस्थ्यंतर्गतम वापि चतम गेयम सुनिश्चितम। यदि छठी शकल अग्नि आदि तत्व की हो तो पित्त आदि के कोप से रोग करना चाहिए। जैसे अग्नि तत्व हो तो पित्त कोप से, वायु तत्व हो तो वात कोप से, जल तत्व हो तो कफ कोप से और पृथ्वी तत्व हो तो अजीर्ण, रक्त विकार, अस्थि विकार, चोट या व्रण से बीमारी कहनी चाहिए। अब रोगी मरेगा या नहीं? रोगिणो मरण जीवने बदेदाद्य शत्रुवशतो हि जज्जलम तद भवेक्ष निदलम बुद्धस्य वा रोगिणो मरणमेव निश्चितम अन्य खेट सकल ही तद्भवे जीवनम भवति रोगिणो ध्रुवम एवमाद्यम अनुजेन संगुणं खंडक फलमवेहि पूर्ववतु। यदि प्रश्न करे कि रोगी की मृत्यु होगी या नहीं तो वहाँ प्रस्तार की पहली और छठी शकल को गुना कर एक शकल बनावे। यदि वह शकल शनि की हो तो निश्चय मृत्यु होगी। या इससे भिन्न ग्रह की शकल हो तो रोगी जीवित रहेगा, ऐसा कहना चाहिए। पहली और तीसरी शकल के गुना से जो शकल उत्पन्न हो उससे भी पूर्वोक्त फल जानना चाहिए।